व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये एक ब्रिज सर्किट है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है ब्रिज की फॉर्म में। R1, R2, R3, R4 हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं और एक गैल्वानोमीटर जो है वो हमारे पास अटैच है बिल्कुल सेंटर में पॉइंट बी से पॉइंट डी तक। ये वही हमारे पास गैल्वानोमीटर है और जो टर्मिनल्स ए और सी हैं उनके क्रॉस हमारे पास एक ईएमएफ सोर्स अटैच है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ए के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल थ्रू की जो है वो सी के साथ कनेक्टेड है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसे हम इस्तेमाल करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं। इसके लिए हम एक खास कंडीशन को फॉलो करते हुए चलते हैं और वो कंडीशन है हमारे पास नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वानोमीटर। कि गैल्वानोमीटर से जो है वो हम ऐसी सेटिंग बनाएंगे कि कोई करंट फ्लो ना कर सके और ऐसी सेटिंग जो है वो हमें वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू देती है। अब इसमें हमारे पास 2 लूप्स अहम हैं। लूप 1 जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, लूप 2 जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है और लूप 3 जिसमें I3 करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, जहां पे हमारे पास 3 टोटल लूप्स हैं। फर्स्ट लूप है A B D A, सेकंड है B C D और B, थर्ड लूप है हमारे पास जिसमें बैटरी कनेक्टेड है। A C फिर वहां से बैटरी आ जाती है और ये A तक हमारे पास एक थर्ड लूप है। तो इस ब्रिज सर्किट के अंदर हमारे पास टोटल 3 लूप्स हैं कि जो हमारे पास R1, R2, R3 और R4 4 रेजिस्टेंसेस हैं, इनमें से अगर कोई अननोन हो जिसकी वैल्यू आपको गिवन ना हो तो हम इस सर्किट को इस्तेमाल करते हुए उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ये कैसे करते हैं? हम किरचॉफ वोल्टेज रूल को अप्लाई करते हुए इस सर्किट को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, लूप्स की इक्वेशंस लिखेंगे। उन लूप्स की इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेशन करेंगे सर्टन, और जो प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर है कि जी नो करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वानोमीटर, वो हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। सबसे पहले जो हमारे लूप्स हैं उनके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 2 लूप्स जो हैं जो कि हमारे लिए ज्यादा अहम है, हम उनकी इक्वेशंस लिखते हैं, लूप 1 और लूप 2। लूप 1 है A B D A। इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आएगी। हम A पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और R1 में से जो है वो करंट फ्लो करता है, लेकिन सब करने से पहले हम करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे और करंट की डायरेक्शन जो है वो ये हमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देगा और करंट की डायरेक्शन इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के अकॉर्डिंगली जो है वो क्लॉकवाइज होगी यहाँ पे सर्किट में। तो 3 लूप्स के अंदर जो है वो करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज ले ली जाएगी, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन एक लूप में होगी वही हम असाइन करेंगे बाकी लूप्स को भी। तो जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1, I2 और I3 जो है वो करंट फ्लो कर रहे हैं सर्किट में। अब हम किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करते हुए लूप 1 की A B D A जो लूप है उसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो करंट ट्रेवल कर रहा है भाई A से B की तरफ, एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव होगा और जो नेगेटिव एनर्जी चेंज है उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिख रहे हैं। देन हमारा करंट जो है वो B से D की तरफ फ्लो करेगा। जब करंट B से D की तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है भाई? माइनस I1 RG माइनस, क्योंकि ट्रेवल की डायरेक्शन और I1 की जो डायरेक्शन है वो सेम है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब अहम यहां पे ये है कि ये जो गैल्वानोमीटर है ये लूप 1 और लूप 2 दोनों के साथ कनेक्टेड है। तो गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस जिसको RG से यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है उसमें से I2 करंट भी पास कर रहा है
और I2 की डायरेक्शन जो है ट्रैवल की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इस वजह से एनर्जी में जो चेंज है वो पॉजिटिव आएगा, जिसको हम प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर करंट जो है वो R3 में से पास करता है, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस I1 R3। अब यहां से R3 में से I3 करंट भी पास कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो ट्रैवल की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसीलिए हमारे पास एक और फैक्टर आएगा जो क्या जी, हमारे पास प्लस I3 R3। इन सब को हम जीरो के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास जी फर्स्ट लूप ए बी डी ए की इक्वेशन बन गई। सिमिलरली हम सेकेंड लूप बी सी डी बी की इक्वेशन लिखते हैं, बी पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं, बी से सी की तरफ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा भाई माइनस I2 R2, सेकेंड लूप के लिए करंट I2 है। देन सी से डी की तरफ जाएंगे, हमारे पास आएगा भाई माइनस I2 R4 प्लस I3 R4 का फैक्टर आएगा, हमारे पास एनर्जी में चेंज पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट I3 जो है वो ट्रैवल की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। और फाइनली डी से बी की तरफ जाएंगे, I2 माइनस I2 RG का फैक्टर आएगा लूप 2 के लिए, और फर्स्ट लूप का जो इफेक्ट है वो हम आएगा जी यहाँ पे प्लस I1 RG, और ये सब जो है इसको हम जीरो के इक्वल लिखेंगे। टोटल वोल्टेज चेंजेस जो है वो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल हमारे पास जीरो होता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट लूप और सेकंड लूप की जो इक्वेशन है वो लिख ली है। अब हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि है जी नो करंट फ्लोज थ्रू गल्वानोमीटर। इस सर्किट में हम ऐसी एडजस्टमेंट करेंगे कि गल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना कर सके। तो अगर IG यानी कि गल्वानोमीटर का करंट जो है अगर वो जीरो होगा, अब गल्वानोमीटर में से बेटा दो करंट पास कर रहे हैं, I1 और I2, और दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से जो टोटल करंट IG है वो इन जनरल होगा I1 माइनस I2, और ये जीरो के इक्वल है कि जी गल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली डेफिनेटली I1 जो है फिर वो बराबर होगा I2 के, क्योंकि अगर गल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो दोनों का, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, तो I1 जो है वो बराबर होना चाहिए I2 के, ताकि गल्वानोमीटर का जो नेट करंट है वो जीरो हो जाए। अब हम इस कंडीशन को फर्दर अप्लाई करते हैं, और इस कंडीशन को हम फर्स्ट लूप और सेकंड लूप के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो RG वाले फैक्टर थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप इस कंडीशन को जो हमारे पास लूप्स की इक्वेशन है वहां अप्लाई करें, तो I1 बराबर है I2 के। I1 और I2 अगर इक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, I1 जो है वो डाउनवर्ड है, I2 जो है वो हमारे पास गल्वानोमीटर से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर ये दोनों जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है इक्वल फ्लो करें, तो गल्वानोमीटर का जो नेट करंट है वो हमारे पास भाई जीरो हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास गल्वानोमीटर वाले फैक्टर हैं, ये जो हमारे पास गल्वानोमीटर वाले फैक्टर्स हैं ये वैनिश कर जाएंगे, क्योंकि I1 और I2 सेम है, एक प्लस में है एक नेगेटिव में है, दोनों का नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। इसके अलावा जहां जहां हमारे पास सेकेंड लूप में I2 आ रहा है वो I1 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि I1 जो है वो बराबर है I2 के। तो फिर हमारे पास लूप ABDA जो है उसके लिए इक्वेशन हमारे पास ये रह जाएगी जस्ट, और लूप BCDB सेकेंड लूप के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगी, माइनस I1 R2 माइनस I1 R4 प्लस I3 R4 इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करें, और रीअरेंज आपने इस तरह से करना है कि जो माइनस I1 R1 का फैक्टर है इसे आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाओ, ये वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड लूप के लिए जो माइनस I1 R2 का फैक्टर है आप इसे इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाइए, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। और देन आप क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो भाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ये है, R3 इंटू I3 माइनस I1 डिवाइडेड बाय
R4 into I3 minus I1 is equal to I1 R1 डिवाइडेड बाय I1 R2। अब जो करंट्स वाले फैक्टर हैं वो सेम है, वो कैंसिल आउट कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। ये जो भाई हमारे पास रिजल्ट आया है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए आया कि जी गैल्वानोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और ये उस प्रिंसिपल का रिजल्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज का फाइनल रिजल्ट है हमारे पास। और इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए हम अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं जी R2 जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है और हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो R2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? R2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और R4 और R3 जो है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ऑपोजिट साइड पर ले आते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा जी R2 इज इक्वल टू R4 डिवाइड बाय R3 इंटू R1। यानी कि जो तीन हमारे पास R1, R3, R4 जो रेजिस्टेंसेस हैं, अगर वो नोन है तो चौथी रेजिस्टेंस जो है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और बेटा यही सेम जो है ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल भी है। इस प्रैक्टिकल में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप देखें तो बिल्कुल सर्किट जो है वो पैरेलल बनाया गया है, सेम डायग्राम है। यहां पर हमारे पास ये एक नॉन रेजिस्टेंस होती है, ये जो इस जगह पर आपको ब्रिज में नजर आ रही है। सेंटर में ये बी स्पॉट के ऊपर हमारे पास गैल्वानोमीटर है जो कि कनेक्टेड है, और ये जो डी टर्मिनल है ये स्लाइडिंग टर्मिनल होता है यहाँ पे। और ये स्लाइडिंग टर्मिनल किस लिए है? ताकि हम वो पॉइंट तलाश कर सके जहां से गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। ये हमारे पास एक मीटर रॉड है और हम इस वायर के ऊपर इस डी टर्मिनल को स्लाइड करते चले जाएंगे यहां तक के हम गैल्वानोमीटर का नल पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जहां से जिस पॉइंट पे गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा वो तलाश कर सकें। देन हम R1 को डिफाइन करेंगे और 100 में से माइनस करके R2 को डिफाइन करेंगे जो कि लेंथ के रिस्पेक्टिव होगा। और फाइनली हम X जो कि हमारी अननोन रेजिस्टेंस है हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, और X हमारे पास बराबर होता है R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R के। बिल्कुल सेम जैसे यहां पर आपने जो है R2 कैलकुलेट किया है, कैपिटल R2, हम यहां पर X कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सर्किट है, सर्किट में कोई तब्दीली नहीं है। और ये हमारा वो प्रैक्टिकल सर्किट है जिसको हम अप्लाई करते हुए अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। सेम वैसे ही अगर आप देखें तो बैटरी अटैच है, यहाँ पे की है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। डी जो है वो स्लाइडिंग है। स्लाइडिंग क्यों है? क्योंकि हमने गैल्वानोमीटर का नल पॉइंट कैलकुलेट करना है जब गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो। फिर हम R1 और R2 वो कैलकुलेट करते हैं और देन फाइनली हम अननोन रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं जी।